आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट। ठीक, तो उसमें हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था आईपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक, तो उसका कुछ एग्जाम्पल बच गया था, कुछ मैंने उसको आपको होमवर्क दे दिया करने के लिए ना। तो कुछ ये सब बताना था, तो आज मैं फिर उसी को कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग देखते जाइए और अच्छे से समझते जाइए। ठीक, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है ना। ये वाले क्वेश्चन का हम नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक, देखिए मैंने जब नोमेनक्लेचर शुरू किया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो मैंने पहले क्या बताया था? पहले बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स को उसको डिटरमाइन कीजिए कि वो कटायनिक है या एनायनिक है। इसको कर लिए आप, ठीक है। फिर क्या करना है? सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। फिर क्या करना है? फिर ये करना है कि जैसे हमने नाम लिखना शुरू करते हैं, तो जैसे कटायन का नाम लिखे पहले, तो उसके बाद क्या लिखना है? सबसे पहले कटायन, सबसे लास्ट में एनायन। बीच में क्या लिखना है? बीच में लिखना है नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, ठीक, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन। या ये बताया था मैंने बताया था कि अगर जो सेंट्रल मेटल एटम है कटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में आता है, तो उसका जब नाम लिखेंगे तो सफिक्स में कुछ नहीं आएगा। जैसे एपी है, आयरन है तो आयरन रहेगा, एजी सिल्वर है, सिल्वर ही रहेगा। ठीक, तो आयरन सिल्वर ये तो सिंपल ही रहेगा। ठीक, अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है एनायनिक पार्ट में आता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स से एनायनिक पार्ट में आता है, तो हम लोग उसको क्या लिखते थे? 8। उसके सफिक्स में उसका नाम लिखते थे, तो सफिक्स में क्या लिखते थे? 8। समझ गए? सफिक्स में 8 लिखते थे। चलिए ठीक है। जैसे कि आयरन का हो गया फेरेट ना, सिल्वर का क्या हो गया? अर्जेंटेट। जिंक का क्या हो गया? जिंकेट। जिंक क्या हो गया? मर्क्यूरेट। तो जहां पे अगर सेंट्रल मेटल एटम के नाम में के पीछे मतलब सफिक्स में अगर आपको 8 दिख जाए, तो आप क्या समझेंगे? निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, मतलब आयनिक पार्ट, मतलब कि वही एनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो ये शुरू करते हैं हम। ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो हम लोग पहला स्टेप क्या है कि कटायनिक या एनायनिक कॉम्प्लेक्स को फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए NH3, इस कॉम्प्लेक्स में क्या था? NH3। तो NH3 क्या होता था? न्यूट्रल होता था ना। NH3 पे न्यूट्रल होता था, क्या हो जाएगा? इसका चार्ज 0 हो जाएगा। ये क्या होता था? Cn माइनस ना, ये Cn माइनस है ना। तो ये देखिए जब ये Cn है, तो मैंने जब इसका मतलब कि ये एम्बिडेंट लिगेंड है, जब मैं इसको बनाया था तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था Cn माइनस। इसका चार्ज क्या है? माइनस। Cn के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। ठीक, तो आप लोग जितना मैंने लिगेंड लिखाया है सबका चार्ज आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए ठीक है, Cn माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा, ये 0 है तो ये एनायनिक हो जाएगा। ये वाला न्यूट्रल है तो ये न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक, तो जैसे कि अगर ये एनायनिक है, इस पे -2 चार्ज इसके ऊपर आ रहा है कॉम्प्लेक्स के, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिक +2 हो जाएगा। ठीक, ये कटायनिक बन जाएगा, ये एनायनिक बन जाएगा, इसलिए ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए ठीक है, ये हमने कर लिया। तो हमने कहा था कि पहले नाम लिखते हैं कटायन का, फिर एनायन का नाम लिखते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। फिर हमने लिखा था ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या था? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को फाइंड करना। ठीक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। देखिए ये मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें 2Ag है ना, तो हमको Ag का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे हम? ये 2 ये 1 2 है ना सेंट्रल मेटल एटम, तो हम लिखेंगे जिसका पता करना हो X कर लेते थे। फिर चार्ज लिखते थे NH3 का क्या चार्ज है? 0 है ना, तो हम इसको लिखेंगे नहीं, चलो लिख देते हैं 0 है। फिर इसके क्या लिखते थे? ये Cn माइनस है ना, Cn के ऊपर -1 है ना, तो 2 है तो क्या हो जाएगा? -2 = 0। देखिए जब ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते हैं, तो जिसका निकालेंगे उसका x मान लेंगे। ये 2 है तो 2x कर लेंगे। फिर जो लिगेंड्स है उसका चार्ज लिखेंगे हम लोग। ठीक, चार्ज क्या लिखेंगे? लिगेंड्स का चार्ज लिखेंगे। ठीक, तो देखिए NH3 का ये न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं है। चलिए ठीक है,
ये Cn का कितना चार्ज होता है -1, तो 2 है तो -2 लिख दिए, इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक, रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का निकालने का मेथड है ये। तो अब देखिए 2x - 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, हमने क्या निकाल दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया। ठीक, फिर हम नाम लिखते हैं ना, नाम लिखते हैं। पहले इसका लिखेंगे, ये एनायनिक है तो इसका लास्ट में लिखेंगे। ठीक, पहले इसका लिखेंगे। तो हमने बताया था कि अगर सेंट्रल मेटल एटम है, कैटायनिक या न्यूट्रल पार्ट में आता है, तो उसका जो नाम है सिंपल लिखा जाएगा। ठीक, तो हम लिखते हैं पहले इसमें इसका नाम लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, इस कॉम्प्लेक्स का नाम, इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, ये लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। ठीक, पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स लिख रहे हैं। तो ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है इसका, डाई। देखिए 2 है ना, तो डाई, डाई हो गया। एमाइन, ये एमाइन है ना, डाई एमाइन हो गया। ठीक, ये डाई एमाइन हो गया। अब क्या लिखेंगे, ये Ag है ना, तो जो कैटायनिक या न्यूट्रल पार्ट में आए सेंट्रल मेटल एटम, तो उसका हम सिंपल नाम लिखते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा इसका, सिल्वर फर्स्ट। देखिए मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा है, मेथड से लिखा। ठीक, पहले हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किए, फिर हमने इसका नाम लिखा। तो क्या लिखा, पहले लिगेंड का लिखा, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 2 है, तो हमने क्या लिखा, डाई लिखा। ठीक, ये क्या है इसका नाम, फिर नेम ऑफ लिगेंड क्या लिखा, एमीन, तो एमीन हो गया। फिर नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल Ag है तो क्या लिखा, सिल्वर लिखा, सिंपली सिल्वर लिखा जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकाले थे, 1 आया था तो रोमन नंबर में 1 लिख दिए। फिर हम इसका लिखते हैं ना, अब इसका लिखेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम क्या कितना है, ये 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाई। चलिए ठीक है, डाई लिख दिए, डाई लिख दिए ना। ये क्या है, साइनाइड था ना, Cn, तो हम ये एनायनिक पार्ट क्या लिखेंगे, साइनाइडो, साइनाइडो लिख दिए। चलिए ठीक है, साइनाइडो लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एनायनिक पार्ट है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हमने बताया था क्या, अर्जेंटेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, प्लस, ओ मतलब रोमन में फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, आपका नाम एकदम सही आएगा। क्या है, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। ठीक, ये नाम हो गया। चलिए ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग ट्राई करिए, मैं तो यहाँ बता ही रहा हूँ। ठीक, इसका क्या नाम होगा। चलिए ठीक है, तो ये देखिए, ये एक ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखिए, ये हमको पता करना है कि ये कैटायनिक पार्ट है कि एनायनिक है ना। तो ये देखिए, ये क्या है, NH3 क्या होता है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। इस पे क्या होता है, -1 चार्ज, इस पे क्या होता है, -1 चार्ज। ठीक, ये दोनों मिलकर -2 कर लें तो ये क्या हो गया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक, तो हम पता कर लिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। चलो ठीक है, अब इसका हम नाम लिखते हैं ना। तो हम पहले क्या पता करने के बाद हम क्या लिखेंगे, क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, तो जिसका निकालना हो Pt का, प्लेटिनम का, तो X लिखेंगे प्लस, ये 0 है, 0 ये क्या है, Cl का -1 होता है तो -1, NO2 का -1 होता है तो -1 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, X - 2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लेटिनम कितना आया, 2 आया। चलिए ठीक है, 2 आया। तब हम इसका नाम लिखते हैं। ठीक, नाम में क्या लिखेंगे, नाम में नाम लिखेंगे जब लिगेंड्स का, तो कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे ना। तो क्या होगा, ये एमीन हो गया, ये क्लोरो हो गया, ये नाइट्राइट हो गया। पहले इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे। ठीक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलिए ठीक है, लिखते हैं। तो क्या हो गया, ये एमीन है ना, ये लिगेंड, तो कितना है, 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डाई। ठीक, डाई, तो क्या लिखे हम लोग, डाई। चलो ठीक है, लिखते हैं यहीं पे, क्या लिखें, डाई। ये क्या है, NH3 है ना, ये क्या है, NH3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एमीन। नंबर ऑफ लिगेंड 2, तो डाई, नेम ऑफ लिगेंड एमीन, तो फिर इसके डाई एमीन हो गया। अब क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्लोरो नहीं, क्लोराइडो लिखेंगे। ठीक,
डाई एमीन क्योंकि नेगेटिव चार्ज लिगेंड, नेगेटिव चार्ज मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो डाई एमीन क्लोराइडो, ठीक, इसको क्या लिखेंगे, नाइट्राइटोएन, डाई एमीन क्लोराइडो, ये क्या हो गया, नाइट्राइटोएन, ठीक। तो फिर क्या लिखेंगे, ये जब लिगेंड का नाम हो गया तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम का क्या नाम है, प्लेटिनम 2, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देखिए ना, कुछ लोग समझ रहे हों, सोच रहे होंगे नाइट्राइटोएन कैसे हो गया ना, तो हमने पिछले लेक्चर में जब हमने एम्बिडेंट लिगेंड पढ़ाया था तो नाइट्राइटोएन कैसे आता था, जब ये एम्बिडेंट लिगेंड है ना, तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता था, एन ओ डबल बॉन्ड ओ, ये एम, ठीक। देखिए ये नाइट्राइट हो गया तो ना, तो नेगेटिव चार्ज तो नाइट्राइटो हो गया, नाइट्राइटो एन, एन नाइट्राइटो एन, मतलब एन, एन क्यों लिखें, क्योंकि एन ही सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए नाइट्राइटो एन लिखें। अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा होता तो नाइट्राइटो ओ लिखते हैं, ठीक। तो जब एन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो एन, समझ गए। तो इसका नाम देखिए, डाई एमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम सेकेंड, मतलब रोमन नंबर में, ठीक। तो देखिए इसका भी नाम एकदम आसानी से, जिस तरह मैं बताया हूँ, जिस तरह मैंने लिखाया था एक अच्छे से रूल कि इस स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो अगर उस हिसाब से आप चलेंगे तो आपका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। आपको केवल एनसीईआरटी का करना है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ना है, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ना है, अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ना है, मतलब एनसीईआरटी ही पढ़ना है, मतलब इधर उधर नहीं भागना और ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चनों के चक्कर में, वो सब आते होते नहीं है, ठीक। वो सब ऐसे ही टीचर लोग डराने के लिए देते हैं, समझ गए। चलिए ठीक है, ये वाला हमने ये लिख गया ना, ये हो गया। अब देखते हैं, हम कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स दिया है उसका नाम लिखे हैं, अब उसका नाम दिया है, अब कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, ठीक। तो देखिए आप लोग अब इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, ये एनसीईआरटी में दिया है, आप लोग एक बार एनसीईआरटी में भी देख लीजिएगा और मैं भी यहाँ बता रहा हूँ उसको भी देख लीजिएगा, ठीक। तो आप लोग ये जानते ही होंगे, तो ये पढ़िए, टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक। अब देखिए ये जो रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम लोग लिखते थे ना, तो मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम का ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता था ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक। चलो ठीक है, इतना पहचान गए ना। तो हम पहले जब इसको पहचान गए तो हम इसको जो सेंट्रल मेटल एटम होता है हमेशा कॉम्प्लेक्स में होता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स से अंदर हो, कॉम्प्लेक्स में होगा, ठीक। तो चलिए ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स बना दिए, ब्रैकेट बना दिए, क्या लिख दिए, सी ओ कोबाल्ट, ठीक, कोबाल्ट लिख दिए। अब क्या है हमारा, पहले ये इसके बाद का जो लास्ट में लिखता था ना वो एनायनिक पार्ट होता था ना, तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे, उसको लास्ट में ध्यान देंगे, पहले हम इसको ध्यान देंगे, ये वाला पूरा ना। चलिए ठीक है, तो कोबाल्ट लिख दिया, सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया हमने, फिर क्या हो गया, ये क्या है, टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो। अब देखिए ये टेट्राएमीन है ना, तो टेट्राएमीन आप लोग जानते हैं एमीन क्या होता है, तो लिख दीजिए, क्योंकि लिगेंड का ही हम लोग रिपीटिशन अलाउ करते थे ना, अगर लिगेंड 4 है तो उसको टेट्रा बोलते थे। मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया है, अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको ना देख के पिछले वाला देखे, ठीक, तभी उसको समझ में आएगा। चलो ठीक है, CONH3 का होल 4 हो गया है ना, टेट्राएमीन हो गया। अब एक्वा, एक्वा किसको कहते थे हम लोग, न्यूट्रल वाटर H2O, ठीक। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, H2O, ठीक है। ये क्या हो गया, टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो, क्लोराइडो क्या होता था, Cl होता था, तो Cl हम लोग लिख दिए। अब क्या कर दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक। अब ये क्या हो गया, क्लोराइड, तो हम लोग यहाँ क्या लिखें, क्लोराइड, ठीक। चलो ठीक है, अब देखिए इतना तो हम लोग नाम के हिसाब से लिख दिए ना। अब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक मतलब कि इसको देखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखेंगे कि ये थर्ड आ रहा है कि नहीं, 3 आ रहा है कि नहीं ना। तो हम लोग देखते हैं, ये क्या है, क्लोरीन है ना, क्लोराइड मतलब, ठीक है। तो हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं, ठीक। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं
ये एक्स हो गया, जिसका निकाल रहे हैं उसका एक्स मान लिए। ये एमाइन न्यूट्रल है तो इसका कोई नहीं होगा, जिसका चार्ज ही कुछ नहीं होगा, जीरो लिख दिए। ये भी H2 एक्वा न्यूट्रल है, जिसका जीरो हो गया। ये इसका -1 है ना, तो 1 लिख दिए। इसका चार्ज -1, इसका चार्ज -1 होता है, इक्वल टू जीरो। एक्स -1 -1 -2 इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है, देखिए एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है। तो हम लोगों ने कहीं गलत किया, नहीं तो अगर गलत ना किया होता तो x बराबर 3 आता, ठीक। तो x बराबर यहाँ पे 2 ही आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन कितना है, +3 चार्ज आ रहा है ना, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जितने भी ट्राईवैलेंट मेटल आयन होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, एक्सेप्ट Au+3 और Al+3, ठीक। तो इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, सॉरी मैं शायद गलत बता दिया हूँ। जितने भी ट्राईवैलेंट मेटल एटम होते हैं, मेटल एटम आयन, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, एक्सेप्ट Au+3 Al+3। अगर किसी को नहीं आता हो तो ये लाइन लिख ले, ठीक। चलो ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, +6 आएगा ना। तो हम देखते हैं कि ये CO का कोऑर्डिनेशन नंबर +6 है कि नहीं। देखिए NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होते थे वो क्या होता था, मतलब NH3 को हमने किस में लिखाया था, न्यूट्रल लिगेंड में। क्या हो जाएगा, ये मोनोडेंटेट बताया ना, ये मोनोडेंटेट हो गया। मोनोडेंटेट कितना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देता था, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देता था ना। ये 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए। तो सेंट्रल मेटल एटम जितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसका उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसके हिसाब से 4 हो गया। अभी ये बताएं H2O, ये भी न्यूट्रल लिगेंड था, ये भी मोनोडेंटेट था, एक ये दे दिया तो 5 हो गया। क्लोरीन भी क्या होता था, न्यूट्रल लिगेंड, मतलब कि नेगेटिव चार्ज, ये भी मोनोडेंटेट है, तो ये भी एक देकर तो कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये सब दोनों ये सब मिलके इसको डोनेट कर दिए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। 6 हो गया। अंदर वाला सही है, अंदर वाला सही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 हो गया। अंदर वाला हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक। ये एकदम सही है। वैसे भी दिख रहा है टेट्रामीन, एक्वा एक, क्लोराइडो एक, इससे भी सही है, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर से भी हमने सही बता दिया, उससे भी सही लिखा, जितना लिखा है उसके हिसाब से और कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से सही। अब देखिए, अब सोचिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस मतलब कि 3 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम इसमें एक चेंज कर दें, इसमें 2 लगा दें, ठीक, 2 लगा दें। अब देखिए, अब हम इसका मतलब निकालते हैं ना, अब हम निकालते हैं, ठीक। देखिए x +0 +0 -1, ये इसका भी 0, इसका भी 0, इसका -1 और इसका क्या हो जाएगा, -2 है तो -2 हो जाएगा, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, -2 हो गया ना। देखिए x -3 = 0, x = 3, ठीक। देखिए अधिकतर ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है, नहीं लगा पाते हैं। इस तरह जिस तरह मैं बताया हूँ अगर उस तरह लगाएंगे तो एकदम सही आएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स भी सही बन जाएगा और एकदम सही हो जाएगा, ठीक। इसको देखने के बाद आप NCERT में देख लीजिएगा। NCERT कल मैं उठा के लाया हूँ, तो आपको चाहे NCERT देखें ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। अब ये वाला देखते हैं, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड, है ना। अब इसका नाम हम लिखते हैं ना, लिखते हैं इसको हम लोग क्या लिखते थे, सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकलता था, सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसको जिंकेट, देखिए जिंकेट है, 8 है, लास्ट में 8 आया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना हमारा, ये एनायनिक होगा, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम आता है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होता है, ब्रैकेट के अंदर ही होता है, ठीक। ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, तो हमारा जो ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स होगा वो एनायनिक ही आएगा, ठीक। क्योंकि ये जिंकेट सेंट्रल मेटल एटम के सफिक्स में क्या नाम जुड़ा है, 8 जुड़ा है, 8, तो ये एनायनिक है, आप समझ जाइएगा, ठीक। मैंने बताया भी हूँ, तो मैंने लिखता है यहाँ पे, मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिंकेट है ना। तो देखिए कॉम्प्लेक्स में क्या लिखें, ब्रैकेट के अंदर जिंक लिखे ना। अब देखिए ये तो हमारा लिगेंड हो ही नहीं सकता, ठीक। ये पोटेशियम क्या है, +1 चार्ज है ना,
क्योंकि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक है, तो ये प्लस में आ ही नहीं सकता। ठीक, चलो ठीक है, देखते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, मतलब कि टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो क्या क्या लिखते थे, OH को OH को लिखते थे ना, OH को क्या लिखते थे हम लोग, ये इसको लिखते थे हाइड्रोक्सिल, ऐसे भी। तो अगर ये निगेटिव चार्ज है तो क्या जाएगा, हाइड्रोक्साइडो। ये हो गया, ये 4 है ना, तो 4 लिख दिए, ब्रैकेट बंद। ये हमारा कॉम्प्लेक्स लिख दिया। अब देखिए ये पोटेशियम है ना, पोटेशियम शुरू में लिखा है ना, तो नेगेटिव है, तो पोटेशियम शुरू में जब आएगा कॉम्प्लेक्स से बाहर तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में नेगेटिव चार्ज मतलब कि कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, नेगेटिव पार्ट ना। तो ये देखिए ये हो गया, चलिए ठीक है, ये हमारा लिख गया। आप भी ऐसे लिख लीजिए, लिख गया ना। तो हम चेक करते हैं कि अब फिर वही मेथड हो गया कि जिनको हम चेक करते हैं कि इसका सेंट्रल मतलब कि क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट ही कहते हैं ना। तो इसका ऑक्सीजन स्टेट 2 आया कि नहीं आया, आता कि नहीं। तो देखिए पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, ये जान जाइए ना, इस ब्लॉक का है, लीना का रब से फरियाद। ठीक, तो इस पे कितना आएगा, +1 आएगा। ठीक, आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। देखिए अब ये वो +1 चार्ज आया तो वहाँ लिख दिया हम। ठीक, अब क्या लिखें, ये जिसका निकालना है x, ये OH माइनस होता है, -1 तो 4 है तो -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ये देखिए x -4 में से 1 अगर वो करोगे, जोड़ोगे, -4 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, -3 = 0। तो x = कितना है, 3 आया। देखिए फिर से वही चीज़, x बराबर 3 आ रहा है, यहाँ पे x बराबर 2 आ रहा है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, ये जिंक है, ये टेट्राहाइड्रोक्साइडो, ये तो नाम के हिसाब से सही लिखा है ना, तो हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। चेंज करेंगे तो कॉम्प्लेक्स के बाहर वाले में चेंज करेंगे। ठीक, अगर हमको 2 लाना है तो क्या करें, अगर हमको 2 लाना है तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे 2 लिख दिए, -4 + 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो ये x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, 2 हो गया ना, चलिए ठीक है, 2 आ गया। तो ये 1 था तो हम यहाँ 2 कर दिए, तो हम इसको भी 2 कर देते हैं। सिंपल है, ये समझ रहे हो, आ गया है पोटेशियम टेट्राऑक्साइड जिंकेट सेकेंड। ठीक, इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए, ये भी दोनों हैं, ये भी बता दे रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं आज। चलिए ठीक है, इतना आप नोट करिए, इसको मैं ऊपर बताऊंगा, देखता हूँ। ये आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ। ठीक, देखिए ये वाला हम नाम ऊपर लिखते हैं। ठीक, ये देखिए, ये पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट क्या हो गया, ये 3rd हो गया ना। तो आप जानते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम का ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे, हम इसको क्या लिखेंगे, हम सेंट्रल मेटल एटम लिख दिए ना। चलिए ठीक है, लिख दिए। ठीक, तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है कॉम्प्लेक्स में आता है, हम कॉम्प्लेक्स बना के लिख देते हैं। ठीक, ये क्या है, छोटा सा लिखे यार, ये क्या होता है, ये एल्यूमिनेट है ना। देखिए एल्यूमिनेट है, ये एल्यूमिनेट मतलब ये कौन सा पार्ट होगा, एनायनिक पार्ट होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा ना, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम आएगा वो क्या होगा, एनायनिक होगा। ठीक, तो अब देखते हैं, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखें, एल्युमिनियम, एल्यूमिनेट है ना, एल्युमिनियम लिखें। अब क्या लिखें हम लोग, अब हम लोग क्या लिखते हैं, और नीचे थोड़ा लिख दें, हम लोग क्या लिखें, देखिए एल्युमिनियम लिखे ना, एल्यूमिनेट एल्युमिनियम लिख दिए। ठीक, चलिए ठीक है। अब ये एल्यूमिनेट हो गया, ये क्या हो गया, ट्राईऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो मैंने आपको बताया था, बाइडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक, क्या था ऑक्सलेटो ऐसे था, C2O4 - 2, आप लोग याद रखिएगा इसका चार्ज। तो ऑक्सलेटो क्या है, C2O4, क्या है, ये ट्राई है ना, तो ट्राई लिख देते हैं, ब्रैकेट बंद। ठीक, ये एनायनिक पार्ट है, एनायनिक पार्ट को हम लोग लास्ट में लिखे हैं, तो उसके पहले कोई कैटायनिक पार्ट आया होगा, तो क्या है, पोटेशियम कैटायनिक पार्ट है, तो हम के लिख दिए। ठीक, चलो ठीक है, हम लोग लिख दिए। अब फिर से वही चेक कि हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कि 3rd आ रहा है कि नहीं, देखते हैं, निकालो भैया।
तो इसका +1 चार्ज होता है, +1। ये क्या होता है, x, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे उसका x। इसका कितना चार्ज होता है, -2, तो 3 है तो 3 2 जा 6 = 0। तो -6 और +1 जोड़ोगे कितना आएगा, -5 0। x = क्या आया, 5। देखिए यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ 5 आ रहा है ना। तो देखिए हम अंदर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अंदर सही लिखा है एल्युमिनियम, एल्यूमिनेट ट्राईऑक्सलेटो, ये तो अंदर चेंज नहीं होगा। हम चेंज कर सकते हैं बाहर ही। अगर यहाँ पे 3 लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग यहाँ पे क्या करें, 3 लिखते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ पे 3 लिख देते हैं। 3 लिख दिए तो -6 से +3 जोड़ोगे कितना आएगा, -3। तो x, ये 3 आ गया ना, आ गया ना, 3 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 3। ठीक, देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। अब मैं इसको बताऊंगा। देखिए टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, देखिए इसका ऑक्सीजन स्टेट 0 दिया है ना, तो क्या हो जाएगी ये सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, तो लिखते हैं ये क्या हो जाएगा, निकिल, है ना। देखिए टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या होता था, कार्बोनिल क्या होता था, ब्रैकेट में CO, टेट्रा है ना 4। ठीक, देखिए टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, जिसका कोई चार्ज ही नहीं है सेंट्रल मेटल एटम का, तो मतलब क्या है, ये भी न्यूट्रल था, तो पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो ठीक है, देखिए आप लोग इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। अच्छा लगा तो जानते हैं आपको क्या करना है, मैं बताऊंगा नहीं दोबारा। आप लोग इसको नोट करिए, मैं आगे आपको कुछ और बताता हूँ। आइए हम आप देखते हैं वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम इस चैप्टर में वर्नर थ्योरी दी है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू वर्नर ये कहते थे कि जो कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम है वो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी शो करता है। ठीक, इसमें क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू वर्नर सेंट्रल मेटल एटम शो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वर्नर के हिसाब से जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी शो करता है। ठीक, पहला क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक, और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये आयनिक आयोनाइजेबल होता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है नॉन आयोनाइजेबल होता है। ठीक, ये प्राइमरी वैलेंसी जो होती है इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, तो वही सब दिया है। आइए देखते हैं ये क्या लिखा है। ठीक, इसमें क्या लिखा है, मैंने जो बताया वही सब लिखा है। ठीक, ये देखिए प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, आयनिक बॉन्ड मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ शो करता है। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, अब देखिए ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल। ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है सेटिस्फाई बाई एनायंस नेगेटिव चार्ज। ठीक, सेटिस्फाई बाई एनायंस, एनायंस को नेगेटिव चार्ज कहते हैं ना, नेगेटिव चार्ज को ही एनायंस कहते हैं। देखिए अभी जो यहाँ लिखा है मैं यहाँ सब बताऊंगा एग्जांपल देके। ठीक, आप लोग परेशान ना होइए, पहले लिख दीजिए कि वर्नर थ्योरी होती क्या है। अगर बोर्ड में आ जाए तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी सेंट्रल मेटल एटम शो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, फिर इसके बारे में लिख दीजिएगा, आपका बोर्ड का थ्योरी हो जाएगी। कंपटीशन में है तो आप लोग इसको जानते रहिए, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए जो सेकेंडरी वैलेंसी है सेटिस्फाई बाई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस एंड लिगेंड्स। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या किससे सेटिस्फाई होती है, वो सेटिस्फाई होती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी हो जाती है, नेगेटिव चार्ज से भी हो जाती है, और लिगैंड भी सेटिस्फाई करता है। ठीक, अब देखिए ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, अभी मैंने बताया इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, ये क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट मैं बहुत अच्छी तरीके से निकालना बता चुका हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, इसमें क्या कहता है, कैन नॉट प्रिडिक्ट ज्योमेट्री। जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है वो प्राइमरी वैलेंसी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है, मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी जानकर हम उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ठीक,
ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? हेल्पिंग इन प्रिडिक्टिंग ज्योमेट्री। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी अगर हम जान गए तो हम ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक, अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इसको कौन सेटिस्फाई करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर किसके इक्वल होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमको पता है तो हमको ज्योमेट्री भी पता हो जाएगी ना। तो ठीक है, देखते हैं। तो हमने 11th क्लास में कुछ पढ़ा था। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो 2 है तो हम इसको क्या पढ़ते थे, क्या इसका स्ट्रक्चर बनता था? लीनियर। लीनियर में कैसे लीनियर स्ट्रक्चर बनता था? ये 180 ना, ये एंगल है, ये 180 मतलब ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। ठीक, ये तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका मतलब ये एंगल 120, ये क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल है। ठीक, अब देखिए 4 क्या है? टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कैसे होता है आप लोग पढ़े होंगे, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। ठीक, टेट्राहेड्रल ऐसे ही होता है ना। और स्क्वायर प्लेनर एक होता है टेट्राहेड्रल में क्या? sp3, एक क्या होता है? dsp2। ठीक, एक होता है sp3, एक होता है dsp2। dsp2 आप लोग नहीं जानते होंगे, मुझे पता है आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि आपको कभी बताया नहीं गया होगा। मैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो आपको dsp2 बताऊंगा। ठीक, ये इसका dsp2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। कुछ लोग को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। ठीक, देखिए ये इसके बीच का एंगल कितना होता है? 90। तो आपको ये सब बताऊंगा मैं किसमें? केमिकल बॉन्डिंग में। आप 12th में हैं तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। जो 12th वालों को तो पता ही होगा ये सब। ठीक, 12th वालों को ये सब पता होगा। ठीक, मैं 11th में जब पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से आएगा। ठीक, तो देखते हैं 5 क्या आते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये ऐसे, ये ऊपर वाले एक्जियल होते हैं, ये सब नीचे वाले इक्वेटोरियल होते हैं। ठीक, आपको ये भी बताऊंगा कि एक्जियल इक्वेटोरियल होता क्या है। अब एक 6 वाला क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है तो उसकी हम ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे बनेगा। ठीक, तो आप लोग इसको नोट करिए, अच्छे से समझिए, फिर आपको मैं इसका एग्जाम्पल देकर और अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। आइए अब देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके वर्नर थ्योरी के रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। ये COCl3 5HOH, इसको हमको क्या करना है? पहले इसको हमको कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स में लिखना है। फिर हम इसको क्या करेंगे? वर्नर रिप्रेजेंटेशन। वर्नर रिप्रेजेंटेशन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो करना। ठीक, तो आप इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखेंगे? पहला स्टेप हमारा क्या होगा? इसको अगर कॉम्प्लेक्स में लिखना है पहला हम इसका क्या लिख लेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? इसका 3 आएगा। ठीक, देखिए जिसका निकालना है उसका x, ये क्या है? -1 होता है ना, 3 है तो -3, ये HH कुछ नहीं होता तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, 0। x = कितना आया? 3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? 3 आया। ठीक, चलिए ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? 3। तो प्राइमरी वैलेंसी हमारी क्या होती थी? कुछ सोचिए, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती थी? ऑक्सीडेशन किसके इक्वल होती थी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो ये क्या है? ये क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गई। ठीक, प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता था? सोचिए थोड़ा, प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता था? प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता था? तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा? नेगेटिव चार्ज करता है ना, नेगेटिव यहाँ पे कौन है? 3Cl माइनस है ना, तो इसको सेटिस्फाई कौन करेगा? सेटिस्फाई बाई 3Cl माइनस। आप लोग इस इतना निकाल लिए। अब देखिए ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इसका ऑक्सीजन स्टेट +3 है ना, CO +3 ये आया। तो देखिए ये ट्राईवैलेंट मेटल आयन हो गया। मैंने क्या बताया था? सभी ट्राईवैलेंट मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है एक्सेप्ट Au+3 Al+3।
तो ये देखिए ये इसका क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर +6 होगा, 6 होगा ना, हम लोग यहाँ 6 लिख दिए। चलिए ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिख दिए, गुड। अब ये किससे सेटिस्फाई होगा, ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई हमारी 6, सेटिस्फाई भाई। सेटिस्फाई बाई 5HOH डॉट +1 Cl माइनस। ठीक, देखिए सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती थी, लिगैंड से होती थी, समझ गए, या नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल। तो इसमें क्या हो गया, ये देखिए नेगेटिव चार्ज, ये HOH न्यूट्रल है, इसको लिगैंड में मानेंगे तो 5HOH और 1 Cl माइनस से सेटिस्फाई हो गई। तो ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। ठीक, अब इसको इसके हिसाब से हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना। हमने प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी किससे क्या सेटिस्फाई होता है वो लिख दिया। अब हम क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। CO है ना, चलो ठीक है। इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, सेकेंडरी वैलेंसी क्या लिखेंगे, HOH का होल 5 Cl। ठीक, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो जितना अंदर रहेगा वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसको इसके साथ मतलब कि वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर में आएगा, शेयर कहलाएगा। ठीक, जितना सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड जुड़े होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है ना, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ठीक, और ये सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, ये आयनिक बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो जब ये आयोनाइजेबल है तो देखिए अंदर वाले आयोनाइजेबल नहीं होते, नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। ठीक, तो इसको हम आयोनाइज नहीं कर सकते। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, तो आयोनाइजेबल अगर बाहर लिखेगा तभी आयोनाइजेबल होगा। तो क्या हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, 3Cl माइनस सेटिस्फाई होगा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Cl3। बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स। वार्नर थ्योरी के हिसाब से हमारा कॉम्प्लेक्स तुरंत बन गया। ठीक, वार्नर थ्योरी हो गया, यही वार्नर थ्योरी कह रहे थे। चलिए ठीक है, वार्नर थ्योरी ये कह रहे थे। अब वार्नर रिप्रेजेंटेशन हम कुछ बना देते हैं। वार्नर रिप्रेजेंटेशन HOH 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 Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। ठीक, अब लिख देते हैं यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी हमारा डॉटेड लाइन सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, ये सॉलिड लाइन है ना, ये क्या कहते हैं, सॉलिड लाइन कहते हैं, सॉलिड लाइन। ठीक, देखिए प्राइमरी वैलेंसी ये देखिए Cl ना, सेकेंडरी वैलेंसी 5HOH 1 Cl, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये दोनों में Cl दोनों में है ना, तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में इसको दिखाएगा। ये क्या है, वार्नर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, वार्नर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, वार्नर के हिसाब से ऐसा हमने कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो हमने पहले भी नाम देख के कॉम्प्लेक्स बना लेते थे। अब अगर कुछ ऐसे दिया हो तो वार्नर के हिसाब से कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ठीक, अब ये देखिए ये वाला कुछ क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसको कैसे करते हैं देखिए। क्वेश्चन क्या करे, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नो प्रेसिपिटेट। नो मतलब नहीं है ना, नो मतलब नहीं, कोई NO ना समझ लेना, नाइट्रोजन ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग नो प्रेसिपिटेट, मैं भी NO पढ़ने जा रहा था। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन व्हेन रिएक्ट विथ AgNO3। जब हमको AgNO3 हम लोग इसको जितने दिए हैं, अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसका, तो किसका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ठीक, किसका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, तो बता रहा हूँ। ठीक, देखिए इसको मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ ना, तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा ना,
निकाल लीजिएगा। ये न्यूट्रल है, ये -2 है, ये X है, अब नहीं बताऊंगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गया। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि सभी डाईवैलेंट मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 और 6 होता है, बट Pt+2 और Pd+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक, तो ये क्या आएगा, Pt+2 है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। ठीक, अब हम इसी के हिसाब से ऑक्सीजन स्टेट को कौन सेटिस्फाई करता है, निगेटिव चार्ज। कोऑर्डिनेशन नंबर को कौन सा सेटिस्फाई करता है, न्यूट्रल, निगेटिव चार्ज, लिगेंड, कुछ भी। ठीक, तो अब हम वर्नर के हिसाब से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पहले ना कॉम्प्लेक्स बना लिए, तो पहले क्या है, Pt है। ठीक, NH3 का होल 4 ना, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वाले कोऑर्डिनेशन नंबर यही तो शो करेगा 4 है, Pt कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 हो गया। अब कितना होता है, Cl बचा है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, Cl2 लिखेंगे। ठीक ठीक ठीक, अब यहाँ पे लिख दिया ना, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स। तो ये बीच वाला तो जब रिएक्शन कराएंगे तो आयनाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है। कॉम्प्लेक्स अंदर वाला टूटता उठता नहीं है। कॉम्प्लेक्स का अपने मतलब इसके अंदर का टेस्ट आयन का नहीं देता। ठीक, स्पेशल टेस्ट देता है हमें, मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में। ठीक, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये कैसे किस में टूटेगा, 2Cl-, जब AgNO3 के साथ हम प्रेसिपिटेट करेंगे, मतलब कि AgNO3 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, तो ये टूट कर ये आयनाइज होकर ये प्रेसिपिटेट बनाएगा किसका, 2 मोल ऑफ AgCl, किसका 2 मोल ऑफ AgCl। ठीक, ये देखिए ये टूट जाएगा है ना, तो Ag है और इसके अंदर ये Cl है, तो 2 मोल ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेगा। इसका मतलब है कि ये प्रेसिपिटेट AgNO3, ये मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स जो है AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट करके, मतलब कि रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बनाएगा। समझ गए, बनाएगा, ये तो बनाएगा, समझ गए। तो ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, NCERT में भी दिया है। अब इसी तरह ये वाला इसको चेक करते हैं, इसको चेक करिए, इसका भी आएगा ना, इसका देखिए, इसका आएगा, इसका हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, P2 है ना, P2 PtCl का, इसको हम बनाएंगे तो क्या आएगा, PtCl का होल 4 होल 6 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, इधर क्या H2 बचेगा ना, तो हम H2 ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो इसका कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, नो प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये आयन कोई टूटेगा नहीं, तो नो प्रेसिपिटेट होगा। ठीक, तो देखिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते जाइएगा, इसको अच्छे से देखते जाइएगा, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक, इसका कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से कि इसका कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। मैं इसको डायरेक्ट बता दिया हूँ, वैसे तो मैं इसको चाहता तो और अच्छे से बता दूं, लेकिन आप लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे, सुनिए, जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 4 आएगा। तो सभी जो टेट्रावैलेंट मेटल आयन होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 6 होता है। ठीक, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ गया, तो मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आ गया। देखिए बता ही देता हूँ, देखते हैं। देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आएगा। ठीक, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6 आएगा। ठीक, जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो अब इसको हम अच्छे से क्या बना लें, H2PtCl6। ठीक, ये हो गया H2PtCl6। देखिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया ना, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया,
तो ये Cl है ना, जितना लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। तो इसका H2 बाहर लिखा है, तो इसका मतलब कि कोई Cl बाहर नहीं लिखा तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, इसका नो प्रेसिपिटेट, नो पीपीटी। आप लोग देख लीजिए। अब ये वाला देखिए आप लोग, ये क्या लिखा है ना यहाँ पे थोड़ा गलत है, ये PdCl4 और .4NH3 होगा, ठीक, ये होगा। अब देखिए आप लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। थोड़ा क्वेश्चन में गलत लिख दिया थी तो कंफ्यूजन हो रहा था। देखिए PdCl4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, इसका 4 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। मैंने सब सही बताया था कि सभी टेट्रावैलेंट मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि सभी टेट्रावैलेंट मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, सभी मतलब 6 होता है, इतना जान लीजिए। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे क्या होगा, पीडी हो गया, कॉम्प्लेक्स पीडी हो गया। अब क्या होगा, NH3 ये कितना है, 4 है, और Cl2 है, इधर क्या आ जाएगा, Cl2, ठीक। देखिए जो जी ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया इसका, ये 4 है, ये Cl है, तो 4 2 6 पीडी के साथ मतलब कि 6 मोनोवायलेंट लिगेंड जुड़े हैं, तो मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, ये सब एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा NH3, तो ये 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कितना 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया और बाहर Cl2 लिख गया। जब इसको हम AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, AgNO3 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये आयोनाइजेबल है, ये आयोनाइजेबल है, ये भी क्या हो जाएगा, 2 मोल ऑफ AgCl पीपीटी बना देगा। इसका मतलब है कौन पीपीटी नहीं बनाएगा, हमारा ये वाला, ठीक, ये वाला पीपीटी नहीं बनाएगा, ठीक। आप लोग इसको अच्छे से करिए, अच्छे से देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए, इसको भी देख लीजिए। विच डू नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट, मतलब विच डू नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट, कौन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव नहीं करेगा, विच डू नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट। तो अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट में आप, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपको समझते क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसमें आयंस होंगे, ठीक। तो वही हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें आयंस है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, ये भी उसी तरह है, ये भी उसी तरह है, इसको करिए। देखिए इसका हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 3 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, CO है ना, CO NH3 का होल 6, ये कितना जाएगा, Cl3, ठीक। जब इसको तोड़ेंगे तो ये ऐसे रहेगा, ये कितनी, ये किस में टूटेगा, 3Cl माइनस में, इसमें आयंस आ गए ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा। अब ये वाला देखिए, ये वाला, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। इसको भी बना लीजिए, CO NH3 का होल 5 Cl, ठीक। उधर क्या लिख गया, Cl2। अब देखिए ये भी जब आयनाइज कराएंगे इसको तो ये ऐसे ही रहेगा, ये वाला 2Cl माइनस पे टूट गया, तो ये आयंस आ गया, ये भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। अब ये वाला देखिए, इसका भी क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बना लीजिए इसको भी, CO NH3 का होल 4 है ना, 4 हो गया, Cl2, Cl जब इसको तोड़ेंगे तो ये भी Cl माइनस में इधर आ जाएगा, ठीक। तो ये भी मतलब कि ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। देखिए मैंने कॉम्प्लेक्स बनाना सिखा दिया हूँ, अब मैं यहाँ जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ठीक। आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ जल्दी जल्दी बता रहे हैं, मैं यहाँ पे सब बता चुका हूँ, ठीक। अब देखिए CO Cl3 3NH3, अब इसको देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। अब इसको बना लेते हैं, CO है ना, NH3 का होल 3, ये कितना जाएगा, Cl3। देखिए ये सब, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, तो ये सब कॉम्प्लेक्स से अंदर ही आ गए, क्योंकि
ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका पूरा करने के लिए ये 6 जो है 3NH3 और 3Cl कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स से बाहर कोई नहीं है, इसलिए ये आयनाइजेबल, इसका कोई आयन रहेगा ही नहीं ना, ये टूटेगा ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो हमारे को ये सही है। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से देखिए, ये सब अच्छे से समझिए, इसी टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछते हैं, कोई एक उठा के पूछ लेगा, आपको बताना है कि पीपीटी बनेगा नहीं बनेगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा नहीं करेगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाया है, आपको बहुत अच्छे से बताया है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक, और जो टॉपिक आपको पढ़ना हो आपके ऊपर है, आप उसको बायो केमिस्ट्री उस पर कमेंट करिएगा। और हमारे फिजिक्स सर भी हैं, आलोक सर, उन्हीं के नाम पे चैनल चल रहा है, तो आप लोग जानते ही होंगे, वो मेरे बड़े मामा भी हैं, तो इसलिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और उसमें फिजिक्स में जो जो आपको 11th 12th 10th 9th जो नहीं आता है वो भी आपको सब बताएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक, इसलिए आप लोग चैनल को शेयर करिए ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े, तो हम लोग और अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएँ, बताएं। ठीक, तो आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।